यस, मैकेनिज्म ऑफ पल्मोनरी वेंटिलेशन, उसको देखते हैं क्या डिफरेंस है। प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन के दौरान क्या एक्टिविटीज होती है और प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन के दौरान क्या क्या स्टेट होती है हमारे बॉडी में, दोनों क्विट में भी और हैवी स्टेट में भी। ठीक है, इन चीजों को हम देखते हैं डिफरेंस के साथ। कल वैसे हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन आज थोड़ा सा और इसको क्लियर करेंगे। देखिए, प्रोसेस ऑफ जब रिस्पायरेशन में है तो इसमें क्या हमने बताया था, इंस्पायर जब हम इनहेल करते हैं तो डायफ्राम क्या होता है, नीचे की ओर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स क्या होते हैं और एसेसरी मसल्स टेक पार्ट्स करते हैं। क्या करते हैं, इनहेलेशन में, इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स और एसेसरी मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। जबकि हमारा जो प्रोसेस ऑफ एक्सपायरेशन है, इसमें डायफ्राम क्या होता है, रिलैक्स स्टेट पे होता है। ठीक है, रिलैक्स स्टेट में होता है, नीचे से अप की ओर चला जाता है। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ किसका होता है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, यहाँ पे एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स का होता है, यहाँ पे इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। ठीक है, और एसएससी मसल्स है वो पार्टिसिपेट करते हैं। इंस्पायरेशन से लंग वॉल्यूम इंक्रीज होता है, जबकि प्रेशर डिक्रीज होगा। बिल्कुल, जब प्रेशर डिक्रीज होगा, जब प्रेशर इनसाइड की ओर डिक्रीज होगा, तभी आउटसाइड की ओर जो एटमॉस्फेरिक ज्यादा होगा, तभी हमारा इनहेलेशन प्रोसेस होती है। जबकि एक्सपायरेशन में जो लंग वॉल्यूम है वो डिक्रीज करेगा और जो लंग्स के इनसाइड थोरेसिक केज में प्रेशर इंक्रीज करेगा। ठीक है, और फिर क्या होगा, द इंट्राप्लूरल बिकम्स मोर नेगेटिव। ठीक है, इंस्पायरेशन में के दौरान जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो डिक्रीज होगा। ठीक है, जबकि एक्सपायरेशन में इंट्राप्लूरल प्रेशर बिकम्स बैक टू इट्स नॉर्मल, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, इंस्पायरेशन की बात की जाए तो इंस्पायरेशन के दौरान जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है ये भी डिक्रीज हो जाता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो जाता है, और मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो जाएगा इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। ठीक है, और जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है इसमें क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन के दौरान वो भी क्या होता है, मोर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाता है, ताकि तभी तो इनसाइड का जो एयर है आउटसाइड की ओर जाएगा। हमने कल क्या डिस्कस किया था, जो प्रेशर का जो मूवमेंट्स होता है वो क्या होता है, हाई टू लो, हाई टू लो जाता है। ठीक है, ड्यू टू दिस चेंजेस इन द एयर एंड द एटमॉस्फेयर विल एंटर द लंग्स। और इसी मेथड्स के प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही जो आउटसाइड एयर है वो इनसाइड की ओर इंटर करता है। डायफ्राम क्या होगा, मूव्स डाउन और कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जबकि एक्सेलेशन में डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा, डायफ्राम रिलैक्स्ड, और जो एयर इनसाइड एयर है वो बाहर की ओर आउटसाइड की ओर चला जाएगा। तो ये मेथड है। अब कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स, इसको देखते हैं कि क्या होता है। lungs are under constant threat to collapse even in resting condition because of certain factors। ठीक है, लंग्स की जो एल्वेलाई है वो आपस में कोलैप्स करने के चांसेस होते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पाता, इसके लिए हमारे पास क्या क्या है, दो चीजें। एक तो हमारे पास क्या था, रिकॉइल कैपेसिटी है, इलास्टिसिटी है लंग्स की, कल डिस्कस किया था। फिर हम देखते हैं फैक्टर्स काउजिंग कोलैप्सिंग टेंडेंसी ऑफ लंग्स, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इलास्टिक, जो हमारे टिश्यू कोलैप्स कर सकते हैं। पहला, इलास्टिक प्रॉपर्टी ऑफ लंग, तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से भी कोलैप्स कर सकता है, अपने वापस अपने शेप में आ सकता है। और दूसरा, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन हमेशा क्या करता है, अपने आप को स्फेरिकल शेप में बनाने की कोशिश करता है। ठीक है, सरफेस एरिया को डिक्रीज करने की कोशिश करता है सरफेस टेंशन। फैक्टर्स प्रिवेंटिंग कोलैप्सिंग ऑफ टेंडेंसी ऑफ लंग्स, लेकिन इससे कौन बचा देता है, हमारा इंट्राप्लूरल प्रेशर। हमारा जो इंट्राप्लूरल प्रेशर है वो हमें इस चीजों से बचा देता है। और सरफेक्टेंट जितने भी इंटरनल हमारे गैसेस हैं उनकी वजह से भी ये जो कोलैप्सिंग है वो डिक्रीज होता है। जो हमारे इंट्राप्लूरल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर डिफरेंस है, इसकी वजह से हमारा जो लंग्स है वो कोलैप्स नहीं करता। ठीक है, सरफेस टेंशन की बात करते हैं। व्हेन वाटर फॉर्म्स सरफेस इन, वाटर से एग्जांपल लेके बताया जा रहा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या करता है, हमेशा एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है वन अनदर, एक दूसरे के अकॉर्डिंग अट्रैक्शन होता है, और इस तरह से वो बॉडी का जो शेप है, जो वाटर का शेप है, एक सिंगल ड्रॉप का वाटर का, वो स्फेरिकल हो जाता है उसके सरफेस टेंशन की वजह से।
ठीक है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है वन अनदर, जिसकी वजह से वो स्फेरिकल शेप लेता है। दिस टेंड्स टू फोर्स एयर आउट ऑफ एल्वेलाई। अब इसी फोर्स की वजह से क्या होता है कि एल्वेलाई से एयर, दिस टेंड्स टू फोर्स एयर आउट ऑफ द एल्वेलाई थ्रू द ब्रोंकाई एंड इज डूइंग सो causes the alveoli to try to collapse। अब इसी वजह से क्या होगा कि एयर तो एल्वेलाई से बाहर निकल जाएंगी, लेकिन जो स्पेस खाली स्पेस बन गया उसकी वजह से कोलैप्स करने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जो इंट्रापिलर प्रेशर है वो उसे प्रिवेंट कर लेता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सर्फेक्टेंट सब्सटेंस रिड्यूस दिस सर्फेसेस, क्या करते हैं, इसके सरफेस एरिया को रिड्यूस करने की कोशिश करता है। जो हमारा रिड्यूस दिस सरफेस टेंशन थस प्रिवेंट्स द कोलैप्स ऑफ द एल्वेलाई। उसके आसपास जितने भी सर्फेक्टेंट है वो रिड्यूस कर देते हैं ताकि कम से कम कोलैप्सिंग कैविटी हो एल्वेलाई का। ठीक है, सर्फेक्टेंट्स ऐसा कंपाउंड्स होते हैं जो सरफेस टेंशन को कम करते हैं। ठीक है, इंटरफेशियल टेंशंस को कम करते हैं। लिक्विड हो चाहे दो लिक्विड है, चाहे गैसेस हो, चाहे लिक्विड गैस हो, चाहे लिक्विड सॉलिड हो, इन सब के बीच में क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिक्रीज करता है। सरफेस जो सरफेस टेंशन है उसको डिक्रीज करने की बात की जाती है। अब आप देखते होंगे सर्फेक्टेंट से क्या बना हुआ है, सर्फ। ठीक है, ये सर्फ जितने भी हम घर में इस्तेमाल करते हैं ये क्या करता है कि चीजों को अलग कर देता है, इसलिए घर क्लीन हो जाता है। सर्फेक्टेंट क्या करता है, अलग करता है, सेपरेट करता है। ठीक है, सर्फेक्टेंट सब्सटेंस जो सर्फ होता है वो क्या करता है, चीजों को अलग करता है, डस्ट को हमारे जो क्लॉथ है उससे अलग कर देता है। तो ये उसकी खास बात है सर्फेक्टेंट सब्सटेंस का। तो ये सबसे बड़ा रोल करता है कि लंग्स को कोलैप्स करने से बचाता है। ठीक है, समझ में आया। दो फैक्टर, एक तो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो हमने कल देखा था किस तरह से डिफरेंस होता है, इसकी वजह से हमारा लंग्स कोलैप्स नहीं करता, और उसके अंदर जो सर्फेक्टेंट है तो ये सारी चीजें उसे रिड्यूस होने से बचा देता है। तो सर्फेक्टेंट्स की बात की जाए तो सर्फेक्टेंट्स क्या है, इज ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सेवरल फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड आयंस। क्या क्या होता है सर्फेक्टेंट्स के रूप में हमारे बॉडी के अंदर, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं और आयंस होते हैं। ये सर्फेक्टेंट के रूप में काम करते हैं जो हमारे एल्वेलाई को, हमारे लंग्स को आपस में कोलैप्स करने से बचाता है। The most important components are phospholipids, diethylmethylcholine, phosphatidylcholine। ठीक है, ये सबसे बड़ा रेस्पॉन्सिबल है तीन चीजें। और सर्फेक्टेंट, एपोप्रोटीन्स एंड कैल्शियम आयंस, ये सारी चीजें क्या है, सर्फेक्टेंट्स के रूप में काम करते हैं। ये क्या करते हैं, रिड्यूसेस सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। कैसे, स्टेबलाइजेशन ऑफ द एल्वेलाई, एल्वेलाई को स्टेबलाइज कर देता है अपने शेप और साइज में। इन्फ्लेशन ऑफ द लंग्स आफ्टर बर्थ, जो लंग्स के बाद है उसका लंग्स का जो साइज है, ठीक है, वो एक्सपैंड, जैसे बिफोर चाइल्ड बर्थ से पहले लंग्स क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में होता है, जबकि आफ्टर बर्थ के बाद लंग्स की साइज हमें बढ़ाना होता है। ठीक है, इंक्रीज करना होता है। जैसे आप देखते हैं बच्चा रोता है, चिल्लाता है ताकि उसका चेस्ट एक्सपेंशन हो सके और लंग्स एक्सपांड कर सके। डिफेंस विद इन द लंग्स अगेंस्ट द इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों से भी ये चीज बचाता है। हमारा जो सर्फेक्टेंट है वो हमारे लंग्स को इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन दोनों से बचाता है। ठीक है सर, जी, एक क्वेश्चन था सर। जी सर यहाँ पे reduces the surface tension of water, तो वाटर का यहाँ क्या यूज है, मेरे को समझ में नहीं आया सर। एक बार रिपीट कीजिए क्वेश्चन। सर इसमें लिखा है इम्पोर्टेंस फंक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, फिर नीचे पहला पॉइंट रेड कलर से लिखा है रिड्यूस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर। तो लंग्स में वाटर का मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आया सर। देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स होता है, जैसे एयर है ना, एयर में वाटर वेपर होते हैं, तो फिर बॉडी के अंदर भी, लंग्स के अंदर भी जो इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं उसमें भी वाटर कंटेंट्स थोड़ी मात्रा में होती है। ठीक है, तो सर वाटर कंटेंट होगा तो मतलब वो आपस में सरफेस टेंशन उसका बढ़ जाएगा। हाँ, उसको सरफेस टेंशन बढ़ा देता है। और जो इन्फेक्शन इन्फ्लेमेशन होता है ना, इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन वही होगा जहाँ पे क्या कहते हैं, वाटर मॉइस्चर होता है। ठीक है, ओके सर, मॉइस्चर, ठीक है सर। हाँ मॉइस्चर के रूप में ये काम करता है। थैंक यू। तो ये सर्फेक्टेंट उसका भी वाटर सरफेस को रिड्यूस करता है ताकि उसका सरफेस टेंशन कम से कम हो सके। ओके सर। ठीक है, पल्मोनरी सर्फेक्टेंट किसके बदले रिलीज होता है, टाइप 2 एलिवुलर एपिथेलियल सेल्स, जो एलिवुलर सेल्स हैं उसके एपिथेलियल सेल्स है वो ये सर्फेक्टेंट्स रिलीज सिक्रीट करते हैं। ठीक है,
और ब्रोंकियल्स के जो सेल्स हैं जिसका नाम है कालारा सेल्स, ये सेल्स सिक्रिएट करते हैं पल्मोनरी सर्फेक्टेंट, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट लॉ है जिसकी वजह से ये चीजें मेंटेन रहती है, लंग्स का अपना शेप और साइज मेंटेन रहता है, जिसका नाम है लैपलेस लॉ। लैपलेस लॉ क्या कहता है कि सिंपल से पहले समझते हैं। लैपलेस लॉ ये है कि जो प्रेशर है, ठीक है, किसी भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर के अंदर जो कि कोई भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है उसके अंदर जो प्रेशर है, इनसाइड जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेंशन इन द वॉल, ठीक है। वॉल के जो के आसपास में टेंशन है उसके प्रोपोर्शनल है, जिस तरह से टेंशन बढ़ेगा इनसाइड द स्फेरिकल वॉल प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। अगर रेडियस घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। रेडियस घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा मतलब स्फेरिकल का साइज बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा, ठीक है। ये सिंपल से ये भी है कि हमने और एक चीज क्या देखा था, प्रेशर इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम, कहीं ना कहीं उसको ही ये डिनोट करता है, ठीक है। किसी चीज का वॉल्यूम जब रेडियस बढ़ेगा स्फेरिकल स्ट्रक्चर का तो रेडियस बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, अगर रेडियस घटेगा तो वॉल्यूम भी घटेगा। समझ में आया? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या है लैपलेस लॉ। लैपलेस लॉ ये कहता है कि किसी भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, कोई भी स्फेरिकल स्ट्रक्चर है तो वो क्या उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंशन की, किसका, वॉल, स्फेरिकल वॉल का, ठीक है। और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर, ठीक है। दो फैक्टर है, ये दो चीजें। अब इसी कैसे इफेक्ट करता है इसको देखते हैं। The law of Laplace states that the pressure tending to collapse an alveolus is directly proportional to the surface tension generated by the molecules of the liquid lining the alveolus and inversely proportional to the alveolar radius. ये जो कोलैप्स करते हैं ना उसका सबसे पीछे ये रीजन बता रहे हैं, ठीक है। लैपलेस लॉ के अकॉर्डिंग ये चीज होती है। लैपलेस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जैसे हमारा एग्जांपल से समझिए, ये हमारा क्या है, एल्वेलाई है, क्या स्ट्रक्चर है, एल्वेलाई स्ट्रक्चर है। तो एल्वेलाई की जो वॉल्स हैं, एल्वेलाई की जो वॉल्स हैं ये क्या करेंगे, ये भी सरफेस टेंशन की वजह से भी प्रेशर क्रिएट करेंगे, टेंशन सरफेस, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, जो हमारा एल्वेलाई है वो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। और लैपलेस लॉ क्या कहता है कि जो प्रेशर है इसके इनसाइड वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेंशन का, जितना प्रेशर बढ़ेगा सरफेस टेंशन का जो मतलब टेंशन ऑफ द वॉल ये भी इंक्रीज होगा, ठीक है। तो इसकी वजह से ये चीजें डिपेंड करती है। लेकिन ये सर्फेक्टेंस क्या करता है, द सरफेस टेंशन रिड्यूस इन द स्मॉल एल्वेलस, प्रेशर डिस्टेंडिंग बोथ एल्वेलाई approximately the same, alveoli are stabilized and the tendency of for small alveolus to empty into the large one to reduce. तो ये जो सर्फेक्टेंट है उसको वो क्या करता है, इस सरफेस टेंशन को, जो स्फेरिकल टेंशन है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है, उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है। क्योंकि सरफेस टेंशन क्या करेगा, प्रेशर जो टेंशन है, टेंशन एक तरह का क्या है, फोर्स है, टेंशन का दूसरा नाम कह सकते हैं, एक तो फोर्स है, ठीक है। तो इस फोर्स के इनसाइड की ओर लेने जाएगा, ये फोर्स जब अंदर की ओर ले तो क्या होगा, ये कोलैप्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, इसके पास हमारे पास सर्फेक्टेंट होता है। सर्फेक्टेंट्स क्या करता है, इस जो सरफेस टेंशन है फोर्सफुल है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करता है, ठीक है। समझ में आया? फिर से थोड़ा सा शॉर्ट समराइज करते हैं कि जो स्फेरिकल है, स्फेरिकल शेप है, तो स्फेरिकल शेप की वजह से जो इसके वाल्स हैं वो इनसाइड प्रेशर फोर्स डालेंगे, जिसकी वजह से इसका क्या होगा, साइज घटता जाएगा। और खासकर जब ये इसका प्रेशर कम हो जाएगा या फिर इसके जो इम्पटी हो जाएंगे, जो एयर रिड्यूस हो जाएंगे आउटसाइड की ओर, तो ये पूरा कोलैप्स होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इसके अंदर क्या होता है, सर्फेक्टेंट होता है जिसको एक्सपांड करके बनाए रखता है, ठीक है। सबसे बड़ा ये लाभ, इस चीज को हमारा मेन कॉन्सेप्ट था जिसको हमें पढ़ना था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वर्क ऑफ ब्रीदिंग, ब्रीदिंग का क्या काम है और कैसे ये प्रिंसिपल काम करता है। वर्क डन क्या होता है, इसमें कैसे कैपेसिटी डेवलप होती है, मसल्स कितना काम करते हैं और किस तरह से रेजिस्टेंस होता है, उन चीजों को देखते हैं। इज वर्क डन बाय रेस्पिरेटरी मसल्स ड्यूरिंग ब्रीदिंग इंस्पायरेशन टू ओवरकम द रेजिस्टेंस इन थोरैक्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के दौरान कितना वर्क होता है
और कितनी एनर्जी लगती है, तो उसको देखते हैं, कितना रेजिस्टेंस करना पड़ता है, कितना फोर्सफुल हमें इनहेल करना पड़ता है और उस चीज को कितना रेजिस्ट करता है, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, जहां भी हम फोर्स और इनहेल एक्सहेल करते हैं, फोर्स क्या होता है, हमेशा जितना हम फोर्स लगाते हैं उतना ही अपोजिट फोर्स लगता है। तो 3 टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस फोर्स होता है इसमें। पहला है एयरवेज रेजिस्टेंस, इंक्रीज ड्यूरिंग ब्रोंक्यूलर कंस्ट्रक्शन। जब हमारे जो ब्रोंक्यूल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट करते हैं, उस दौरान ये एरिया रेजिस्टेंस बढ़ता है। ठीक है, ड्यूरिंग ब्रोंक्यूलर। दूसरा है टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस है जो इलास्टिक रेजिस्टेंस ऑफ लंग्स एंड थोरैक्स। जो हमारा लंग्स है और थोरैक्स है, इसकी वजह से जो इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से जो रेजिस्टेंस क्रिएट होती है, उसकी वजह से ये सेकंड टाइप के रेजिस्टेंस क्रिएट होती है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू एक्सपांड द लंग्स एंड थोरैक्स अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं तो थोरैक्स को एक्सपांड करना पड़ता है। तो थोरैक्स का क्या, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है, इनर्शिया के अकॉर्डिंग हर चीज अपने स्थान पे बने रहना पड़ता है। हम एक्सपांड करते हैं तो रेजिस्टेंस लगाता है, सेम प्रिंसिपल है। तीसरा है नॉन इलास्टिक विस्कस रेजिस्टेंस। इसी कैसे काम करता है कि एनर्जी इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ लंग टिश्यू एंड टिश्यूज ऑफ द थोरैसिक केस। मतलब जो हमारी विस्कोसिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो, किसी भी चीज का फ्लूइड का फ्लो करने की जो कैपेसिटी है, लेयर है 1 बाय 1 लेयर, उस लेयर्स के दौरान जो रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो एनर्जी आल्सो रिक्वायर्ड टू ओवरकम द विस्कोसिटी ऑफ लंग्स टिश्यू। जो लंग की टिश्यूज हैं, टिश्यू ऑफ द थोरैसिक कैविटी केस है, उसको भी रेजिस्टेंस को फॉलो करना पड़ता है, ओवरकम करना पड़ता है हमारे बॉडी को। ठीक है, फोर्सफुल एनर्जी के द्वारा। तो ये देखा गया है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर रिस्पायरेशन, इंस्पायरेशन करने के लिए कितनी एनर्जी हमें बॉडी में खर्च करना पड़ता है। क्या होता है, नॉर्मल क्विक रिस्पायरेशन के दौरान 3 से 5% ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपांड होती है बॉडी की, इज रिक्वायर्ड टू पल्मोनरी वेंटिलेशन। जो हमारे इनहेलेशन एक्सहेल जो गैस एक्सचेंज होता है, उसमें 3 से 5% तक टोटल एनर्जी पूरे बॉडी का खर्च हो जाता है, 3 से 5%। ठीक है, और हैवी एक्सरसाइज के दौरान ये और ज्यादा बढ़ जाता है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड कैन इंक्रीज एज मच 50 टाइम्स ये बढ़ जाता है, स्पेशली इफ द पर्सन हैज एनी डिग्री ऑफ इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस और डिक्रीज पल्मोनरी कॉम्प्लायंस। ये खासकर जब तब हो जाएगा जब किसी व्यक्ति की जो हमारा एयरवेज, जो ब्रोंक्यूल्स हैं या फिर इस तरह के कोई पल्मोनरी वो इस टाइप से कोई डिसऑर्डर है, तो उसका और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अस्थमा का पेशेंट को और ज्यादा एक्सरसाइज के दौरान जो ये एनर्जी है वो ज्यादा, इसलिए वो थोड़ा सा सीढ़ी चढ़ते हैं या फिर हाइट चढ़ते हैं, थक जाते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है, क्योंकि एनर्जी रिक्वायर्ड होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में। ये बात, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। जो मेजर कॉन्सेप्ट था, आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है, इंस्पायरेशन का मैकेनिज्म क्या है, मतलब कैसे इनहेलेशन एक्सहेलेशन के दौरान हमारे कौन कौन से मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, सबसे बड़ा फैक्टर ये, और प्रेशर ग्रेडियंट। इन 3 फैक्टर्स को आपको कम से कम अच्छे से ध्यान में रखना है, एग्जाम पॉइंट व्यू से और फ्यूचर के व्यू से भी कम से कम इन 2 चीजों को आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब इसको देखते हैं और डिटेल में कि कैसे ये जो आपको स्क्रीन शो हो रही है। यस सर। जी भैया, पूरा हो रही फील्ड, है। यस यस। अब देखते हैं रिस्पायरेशन प्राणायाम के दौरान कौन कौन सा प्रोसेस होता है, कैसे होता है। ठीक है, इस प्रिंसिपल को थोड़ा सा देख लेते हैं।